हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश की नीतियों पर क्लास नंबर 2 देखेंगे। फर्स्ट क्लास में आपकी नीति नंबर 1 से लेकर के 16 नंबर तक की नीतियां वहां पर कंप्लीट हो गई थी। इसी चैनल पर वो क्लास पढ़ी है, जिसने वो क्लास नहीं देखी जाके वहां देख सकता है। आज की क्लास में हम आगे की बची हुई नीतियां 17 नंबर की नीति से लेकर के 35-36 नंबर तक की नीतियां जो भी बची हैं वो देखेंगे। यूपी की नीतियों में हम क्या देख रहे हैं, तो देखो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो उसकी डेट, दूसरा उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है नीतियों के। और हर नीति में लक्ष्य जरूरी नहीं है पूछा जाए, तो जिस नीति में जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना आपको बताया जा रहा है। अगर किसी नीति में अलग अलग लाभ की बात की गई अलग अलग चरणों में तो उसकी बात हो जाएगी, मतलब सब्सिडी वगैरह, लाभ मीन्स सब्सिडी। ठीक है, तो ऐसे करके हम देख रहे हैं। नीतियां देखने से पहले सबसे पहले आप लोगों को लेके चलते हैं मंडी सचिव के रिजल्ट पर। मंडी सचिव का कल रिजल्ट आया है, कल यानी कि 30 अप्रैल को। ठीक है, ये रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद टोटल 134 पोस्टें थी इसमें। 134 पोस्ट, वो भी लोअर पीसीएस स्तर की ये वैकेंसी थी। लोअर पीसीएस से भर्ती है। मंडी का मालिक रहता है, समझ लो, जो सचिव होता है। इस जो भी नीतियां बनाई गई हैं, जो डिसीजन लिए गए, इम्प्लीमेंटेशन तो उसके हाथ में होता ही होता है, डिसीजन मेकिंग में भी उसका मेन रोल होता है ना। और तहसील स्तर पर एक ही मंडी होती है। अगर आप ग्रामीण स्तर पे जाओ तो राजस्व का जो मेन सोर्स है वो किसान का जो उपज है, और वो उपज कहाँ बिकनी है, मंडी में। तो बहुत पावरफुल पोस्ट थी ये। 134 सीट थी। लिमिटेड सीट बैच हमने रखा तो था 250 का, लेकिन स्टूडेंट उसमें 400 450 के आसपास हो गए थे फाइनली। ठीक है, इसके बाद जो सिलेक्शन हुआ है 28 से 30 तो मेरे पास अभी तक आ चुके हैं। जो स्टूडेंटों ने स्क्रीनशॉट डाला, किसी ने व्हाट्सएप पर, किसी ने टेलीग्राम पर, किसी ने जो मंडी का ग्रुप है उसमें, कुछ ने वीडियो में बोला है, तो ऐसे आ चुके। मुझे ऐसा अनुमान है, जैसा हम शुरुआत से ही लगा रहे थे, कि 134 सीट में से 90 to 100 सिलेक्शन सिर्फ यहाँ से होंगे। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आपको वो स्क्रीनशॉट। सबसे पहला योग्यता, इनका नाम है पायल। ये ऑलरेडी लेखपाल हैं, बीपीओ बैच में भी थी और इनका हो गया। ठीक है, इसके बाद ये है, तो कौशिक राय का भी हो गया है। इसके अलावा एडमिन जो बना दिया था मैंने, शुभम श्रीवास्तव, ठीक है, मंडी का ये बैच है, तो इनका भी हो गया। फिर आगे आओ, शुभम यादव करके इन्होंने डाला। थैंक यू सर। देखो इनके इकोनॉमिक्स में कितने हैं। अब मैं बताता हूँ, मंडी का जो सिलेबस था ना, पूरी जीएस थी, हर सब्जेक्ट था जीएस का जो आप पढ़ते हो। इसके अलावा कंप्यूटर था, यूपी स्पेशल था, हिंदी थी, और एक 20 नंबर का इकोनॉमिक्स स्पेशल था, जिसके जो टॉपिक का स्तर और जो पूछे गए थे क्वेश्चन यूपीएससी और उससे ऊपर का आया था। जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट भी थे ना, जिन्होंने दिया था, जिनकी अच्छी समझ बन गई, उन्होंने भी 10-11 क्वेश्चन सही नहीं कर पाए थे। और हमारे स्टूडेंट 17, ये देखो 17 तो यही बोल रहे हैं, 17-18 क्वेश्चन तो यहीं से सही करके आए थे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कौशिक राय का हाँ, कौशिक राय के बाद देखो सुरेंद्र निषाद, इनके तो 70+ नंबर थे, इन्होंने तो वीडियो भी बना के डाले हैं। राकेश कुमार, शाहीन, तीनों लोगों का मतलब बल्क में सिलेक्शन हुआ है। फिर आ जाओ यहाँ पर, तो पुष्पेंद्र का हो गया है। ठीक है, और आ जाओ तो दो लोग हैं यहाँ पर, इदरीस शर्मा हैं और नीचे हैं चंदन चौरसिया। चंदन चौरसिया ने तो अपना और डिटेल भी भेजा है। इसके बाद फिर आ जाओ यहाँ पर इस वाले स्क्रीनशॉट में, तो ये चंदन चौरसिया का है। ठीक है, जो की डिटेल है। आगे आओ, ये मंडी का कट ऑफ है। देखो 1 मई को ये कट ऑफ मंडी वाले ग्रुप में ही ले चलते हैं। चलो थोड़ा सा पहले और दिखा दूं मैं स्क्रीनशॉट, लोगों को लगे कि 134 सीट में, सोचो मैक्सिमम सीटें यहाँ के स्टूडेंट भर रहे हैं, क्या हो रहा है सोचो, कितनी बड़ी जॉब। ये एक्स सर्विसमैन थे, संजीव पांडे जी, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, अच्छी खासी 55+ एज है। दिल्ली में ऑलरेडी जॉब में, दूसरी जॉब में है, लेकिन जाना चाह रहे थे यूपी, तो फाइनली पहुंच गए। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, शुभम श्रीवास्तव, इन्होंने बताया कि सर हो गया फाइनली। फिर आ जाओ नीरज कुमार, ये तो वन दरोगा भी बने थे यहीं से, उन्होंने बोला वन दरोगा में इनकी 41 रैंक आई थी, और अब ये फाइनली मंडी सचिव भी बन गए। ठीक है, इसके बाद चंद्रशेखर, चंद्रशेखर ने तो अपना पूरा बायोडेटा डाला है, कौन कौन से एग्जाम जब से यहाँ से जुड़े हैं, कितने मार्क्स आए, अभी मैं वो भी दिखाता हूँ। इनका भी हो गया। ठीक है, ये वीडियो डाले हैं स्टूडेंटों ने। सुरेंद्र का है, एक लड़की है अलका, वो बता रही थी उनका संघर्ष क्या रहा है, मतलब अभी धीमे धीमे आ रही हैं और चीज़ें भी। इनका भी हो गया। सौरभ श्रीवास्तव का,
ये ऑलरेडी जॉब में थे, अच्छी जॉब में थे, लेकिन यहाँ पर इनका हो गया। इसके बाद इधर आओ तो रमा श्रीवास्तव का भी हो गया, प्रशांत मिश्रा का भी हो गया। फिर आ जाओ यहाँ पर, हाँ ये जो मैं बोल रहा था, चंद्रशेखर ने देखो डाला है, मंडी सचिव में फाइनल सिलेक्शन हुआ, लेकिन बीपीओ में भी 72 नंबर हैं, जूनियर असिस्टेंट 5512 में 70 हैं, स्टोर कीपर में 63, 3284 में देखो 93 नंबर है, स्टेनो में 82 और पेट में 86। अब बताओ, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है, 6-7 एग्जाम दे चुके हैं जब से यहाँ से जुड़े हैं जिसमें टॉप नंबर ना हो। ये चेंज आ जाता है यहाँ आने पे स्टूडेंटों के। इनका भी हो गया है, अमित कुमार का इन्होंने अभी डाला है, ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं, एक मिनट, ठीक है, आगे चलते हैं, मंडी वाले ग्रुप में दिखाते हैं आपको। ये है मंडी का ग्रुप, यहाँ पर देखो ये पिन कमेंट है, पिन कमेंट है, कब का है दिखाता हूँ सीधा, 1 मई 2025 को कमेंट पिन किया था, स्टूडेंट बोल रहे थे। देखो हम उसी एग्जाम का एनालिसिस करते हैं जिसको हमने तैयारी कराई हो, हमारे पास ठीक ठाक डेटा हो। अब हमें पता है कि हमने स्टूडेंटों की किस स्तर पे तैयारी कराई थी, उनके नंबर अगर इतने हैं तो क्या कट ऑफ 63 +-1 बताया था, और कट ऑफ जनरल का क्या गया है पता है, 63.25। इसी के अंदर सबका कट ऑफ वही है, +-1 की रेंज में जो बताया था। बाहर लोग बता रहे थे 68, कोई 70 बता रहा था, स्टूडेंट परेशान थे, लेकिन बोल दिया गया था कि परेशान मत हो, हमें पता है हम क्या करा रहे हैं। नॉर्मली लोगों को हवा नहीं लगती, ऐसे बैच कहाँ से चलाएंगे, जीएस जी के आ जाए तो कहीं से भी उठा के कंटेंट दे दो, बट जब कोई अच्छे सब्जेक्ट आ जाए, अच्छे लेवल का एग्जाम हो जाए, कोई कैसे कराएगा, नहीं कोई करा पाएगा, यूपीएससी वाला नहीं कोई करा पाएगा। अब यहाँ सोचने में थोड़ा सा आसान लग रहा है ना कि बीच में 17 है, बीच में 18 है, स्टूडेंटों का वो स्तर लेके आना इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, ये जब सोचोगे उसकी गहराई में जाके ना क्या हुआ है ये, है ना, तब समझ में आएगा कि किस लेवल का वर्क किया जाता है हर एग्जाम के लिए। तो सेम आप लोगों के लिए है, जो भी पढ़ रहे हो, जो स्ट्रेटजी बताई जाए, कोई इफ एंड बट नहीं, क्योंकि आपके लिए सोचना क्या, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या नया करना है, कहाँ पे कितना जोर देना, वो हम यहाँ से बता रहे हैं, आपका काम है सिर्फ उसे करना। मंडी वाले जो स्टूडेंट थे ना, एक सिंगल नुक्ताचीनी किसी ने नहीं कि सर जीएस तो आपने रिकॉर्डेड दे दी, पहले किसी और क्लास की दे दी, कंप्यूटर। अरे आपको मुझे पता है कि क्या चीज़ कितनी काम आनी है, वो दे दी, इसके बाद जहाँ काम करना था, क्योंकि 2 महीने का समय है, जितना हो सकता है वही तो कराया जाएगा। फोकस किया आराम से, उनके मतलब 12-12, 13-13 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा थे लोगों के, सोचो इतनी कम वैकेंसी में। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री संबंधी नियमावली। और ध्यान रखो, एक सिंगल कोई क्लेम नहीं कर सकता, सिंगल पर्सन कोई कोचिंग वाला क्लेम नहीं करने आएगा इस मंडी सचिव में, ना उसका कोई सिलेक्शन हुआ होगा। बहुत डिफरेंट लेवल पे एग्जाम था ये, है ना। ये तो सिलेक्शन बाढ़ आ गई यहाँ पे, अभी बहुत आएंगे, कल तक देखो स्क्रीनशॉट अब धीमे धीमे आते रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन एवं बिक्री संबंधी नियमावली, इसको मंजूरी कब दी गई, 22 अगस्त 2023 को। उत्पादन, इसमें दो चीजें होती हैं, उत्पादन और बिक्री। उत्पादन के लिए अगर किसी को लाइसेंस चाहिए तो मंजूरी कौन देगा, यूपी नेडा। नेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, वो यूपी का तो उत्तर प्रदेश, नेडा का होता है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्राधिकरण, ये हिंदी में होता है, ठीक है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे करके होता है, ठीक है। अब दूसरा होता है विक्रय। विक्रय के लिए जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो देता है कि अगर किसी को विक्रय करना है बायोडीजल वगैरह। अब ये बायोडीजल जो होता है, आपने नाम सुना होगा E10, E20, इसमें होता है कहीं पे जो भी लगा हो ना वो परसेंटेज होता है। E10 मतलब उसमें एथेनॉल 10% है, E20 मतलब एथेनॉल 20% है। यहाँ पे लगा है B100 यानी बायोडीजल 100%, तो ये 100% प्योर बायोडीजल रहेगा। अगला है उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति। फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयाँ, दवाइयाँ बनाने के लिए क्या करते हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना हो रही है, जो आपका यमुना विकास प्राधिकरण है या यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास, ठीक है। एक फार्मा पार्क वहाँ पे बन रहा है ललितपुर में, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें बन रही हैं, इसी के लिए नीति आई थी 2023 में, मंजूरी मिली 4 अगस्त 2023 को। उद्देश्य, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सब्सिडी देती है, तो पूंजीगत सब्सिडी दे दी।
पूंजीगत में मैंने बताया है कि जो आपका पश्चिम यूपी है वहाँ पर कम सब्सिडी रहती है, मध्यांचल में भी कम रहती है, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में थोड़ा ज़्यादा रहती है। उद्देश्य क्या है? आधुनिक फार्मास्यूटिकल एवं चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना को बढ़ावा देना। अगला है उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति 2023। मंजूरी कब मिली? 1 अगस्त 2023 को। 10 वर्षों तक वैध है। साहसिक क्रीड़ा मतलब एडवेंचरस खेल जल में होंगे, तो जितने भी जल स्रोत हैं, चाहे बांध हो, झील हो, नदी हो, तालाब हो, डैम हो, सब में। तो नोडल एजेंसी इसकी कौन सी है? उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। इसमें क्या क्या शामिल है? तो जलमार्ग, बांध, जलाशय, झील, नदी, तालाब, इन पर की जाने वाली जो भी साहसिक गतिविधियां हैं वो इसमें कवर होंगी। इसी को बढ़ावा देना है। अगला है उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति। टाउनशिप क्या होती है? शहरों में देखा होगा, कई लोगों के घर भी होंगे। टाउनशिप नीति में क्या होती है? किसी शहर में आपने एक टाउनशिप बसा रहे हो, ठीक ठाक एरिया ले लिया, तो बड़े शहरों में ये एरिया इन्होंने कर दिया कि कम से कम 25 एकड़ का एरिया है, तभी हम मानेंगे, तभी मंजूरी देंगे कि टाउनशिप बसा रहे हो। टाउनशिप में सरकार कुछ रियायतें वगैरह भी दे देती है, कुछ शुल्क वगैरह कम कर देती है ना ये। और जो छोटे शहर हैं जिनकी आबादी 2 लाख से कम है, वहाँ पे बोल दिया कि 12.5 एकड़। जो नोएडा जैसे शहर हैं वहाँ पर 25 एकड़ ही माना जाएगा, वहाँ पे कोई कम बढ़ का नहीं है सीमा। तो निजी पूंजी निवेश के माध्यम से सुनियोजित नगरीय विकास को प्रोत्साहित करना है। निजी पूंजी निवेश की बात हो रही। टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लाख से कम आबादी में 12.5 एकड़ और 2 लाख से अधिक आबादी में 25 एकड़। अगली है उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। खेलों को बढ़ावा देना था। हर गांव में एक खेल एवं ओपन जिम, है ना, खेल मैदान, ओपन जिम की बात हो रही है। इसके बाद स्टेडियम वगैरह, उसकी एक जिला एक खेल की बात हो रही है। ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस नीति में क्या था? इस नीति में था कि हम 5 क्या बनाएंगे? उच्च प्रदर्शन केंद्र। 14 क्या बनाएंगे हम? उत्कृष्टता केंद्र बनाएंगे। हर जिले एक समिति बनाएंगे जो हर जिले से 5-5 खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष चुनेगी और वो धीमे धीमे यूपी स्तर पर फिर राष्ट्रीय स्तर पर उसे प्रशिक्षण दिलाया जाए। ये सब काम हो रहा है। तो 10 मार्च 2023 को आई। आगामी 5 वर्षों में 14 उत्कृष्टता केंद्र तथा 5 उच्च प्रदर्शन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसका लक्ष्य है जनपद स्तर पर प्रतिभाओं की खोज एवं विकास हेतु कमेटी बनेगी जो प्रत्येक जिले से हर वर्ष 5-5 खिलाड़ी चुनेंगे। सभी एथलीटों, प्रशिक्षकों, कर्मचारियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा इसके तहत, वो भी आयुष्मान भारत के तहत दिया जा रहा है। ठीक है। 10 करोड़ रुपए से यूपी खेल विकास कोष एक बनाया जाएगा जिसमें सहायता दी जाएगी खिलाड़ियों को। और इस नीति में ई स्पोर्ट्स भी शामिल हैं, ठीक है, जो ऑनलाइन खेलते हो। हाँ, जिसे भी टेलीग्राम ग्रुप जो नहीं जोड़ पाया वो जीएस रेवोल्यूशन टेलीग्राम पर सर्च करेगा, मिल जाएगा। प्ले स्टोर पर सर्च करेगा, एप्लीकेशन मिल जाएगा, यही जीएस रेवोल्यूशन सर्च करना। अगला है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? जब आप टमाटर लेते हो, इसे मशीन में डाल के जो भी मिश्रण करना है वो सारी चीज़ें करके और इससे क्या बना देते हो? केचप। यानी किसी भी कच्चे पदार्थ को, रॉ मटेरियल को तैयार अन्न उत्पाद में बदलना जिसकी शेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होती है, स्वाद भी अच्छा हो जाता है, पोषण भी बेटर हो जाता है, उसे बोलते हैं हम क्या? खाद्य प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण के लिए बड़े बड़े पार्क, मशीनरी लगाई जाती है, उसी को बढ़ावा देना है, क्योंकि ये सनराइज इंडस्ट्री है। सनराइज इंडस्ट्री वो बोलते हैं जिसकी ग्रोथ का जो फोरकास्ट है बहुत ज़्यादा है, मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मंजूरी 28 जनवरी 2023 को मिली थी, 5 वर्षों तक। नोडल एजेंसी कौन सी है? उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय। होना क्या है इसमें? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना हेतु संयंत्र, मशीनरी, तकनीकी कार्य हेतु 35%, अधिकतम 5 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा। फिर अगली नीति थी उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022। दुग्ध विकास को बढ़ावा देना है। मंजूरी कब मिली थी? 13 अक्टूबर 2022 को। 5 वर्षों तक लागू है। लक्ष्य क्या रखे गए थे? 5 वर्षों में 5,000 करोड़ का निवेश, जिसमें निजी निवेश की भी बात है, आकर्षित करना। और कम से कम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 1.25 लाख रोजगार सृजन करना। अगली नीति है उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022। मंजूरी 13 अक्टूबर 2022 को। 5 वर्षों तक लागू है। इसका लक्ष्य क्या है? निजी क्षेत्र के माध्यम से
5 वस्त्र एवं परिधान पार्कों का विकास। आप लोगों को पीएम मित्र पार्क पता होगा, है ना। टेक्सटाइल अपैरल पार्क होता है, जो बड़े बड़े पार्क हैं, हजारों करोड़, 2-4 हजार करोड़ की लागत से बन रहे हैं, जो लखनऊ हरदोई जगह पर बन रहा है ना। यूपी में एक यूपी को मिला था। ऐसे ही अन्य टेक्सटाइल पार्क यूपी गवर्नमेंट लेके आई, 10 लेके आई संत कबीरदास जी के नाम पर। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि नहीं 5 के नाम बताओ, कहाँ कहाँ किस किस जिले में बन रहे हैं। तो इसी नीति के तहत लाई, यहाँ 5 का टारगेट रखा था, लेकिन यूपी गवर्नमेंट 10 ले आई। प्लांट मशीनरी पर जो है 25% पूंजीगत सब्सिडी और अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक। पूंजीगत वो होता है, पूंजी बोलते हैं या तो जमीन खरीदी, लेकिन इसमें जमीन को भी क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। इसमें क्या बोल रहे हैं, प्लांट और मशीनरी। तो जो प्लांट लगाने के लिए आप काम कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, या जो मशीनरी उपकरण के लिए, उस पर सब्सिडी मिलेगी। कितनी, जो टोटल खर्च किया उसका 25% या अधिकतम 100 करोड़। इसका उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति। जैव ऊर्जा, जैव ईंधन क्या होते हैं, जो भी फसल अवशिष्ट, खाद्य अवशिष्ट या फसलों से बनते हैं, वो होते हैं जैव। और इसी से जब ईंधन के रूप में चीजें बना दें तो जैव ईंधन हो गया। अब इसमें ईंधन में क्या बनता है, बायोकोल, बायोडीजल या बायो एथेनॉल, ये चीजें बनती हैं। इसको मंजूरी कब मिली, 27 सितंबर 2022 को, 5 वर्षों तक। लक्ष्य क्या है, 5500 करोड़ रुपए का निवेश हासिल करना। 3 चीजें जैसे मैंने बताया, कंप्रेस्ड बायोगैस, अगर इसका प्लांट लगा रहे हो तो 75 लाख प्रति टन जो कैपेसिटी होगी उस पर मिल जाएगा, अधिकतम 20 करोड़। बायो कोल का प्लांट लगा रहे हो तो 75,000, ये बिल्कुल सोच समझ के और देख के लिखा गया है, ये सही डेटा है, ठीक है। 75,000 प्रति टन, क्योंकि कोल बहुत भारी मात्रा में बन जाता है, अधिकतम 20 करोड़। और बायोडीजल पर 3 लाख प्रति किलो लीटर, जो प्लांट लगा रहे क्षमता पर है, ऐसा नहीं कि जितना उत्पादन करोगे उतना मिलता रहे, अधिकतम 20 करोड़ ये सब्सिडी दी जाएगी। अगला आते हैं उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022। सूक्ष्म माइक्रो, लघु स्मॉल, और मीडियम मतलब मध्यम, और ई मतलब एंटरप्राइजेज, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएसएमई। इसके प्रोत्साहन के लिए नीति है। मंजूरी कब मिली, 27 सितंबर 2022 को। क्या है कि एमएसएमई में लक्ष्य रखा है कि एमएसएमई में जो वृद्धि दर है ना यूपी को, वो 15% हासिल करनी है, वार्षिक वृद्धि दर। 10 से 25% तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है यदि कोई इनमें से कोई भी उद्योग लगा रहा है एमएसएमई। लेकिन बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में ये ज़्यादा है। सूक्ष्म उद्योग लगा रहे हो तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 25%, लघु लगा रहे हो तो 20%, और मध्यम लगा रहे हो तो 15%। वही अगर बाकी क्षेत्रों में चले जाओगे इन दोनों को छोड़ के, तो ये 10 से शुरू होती है, 10, 15, 20, ठीक है। अगर कोई SC ST समुदाय से या कोई महिला है, अगर ये उद्योग लगा रहे हो तो उन्हें इस सब्सिडी के अलावा 2% की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022। वेयर हाउस की स्थापना करना है, लॉजिस्टिक, है ना। इसके रिलेटेड मतलब जो सामान वगैरह होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, भंडारण करना, इस सब से संबंधित नीति है। 22 दिसंबर 2022 को लागू हुई थी और 5 वर्षों तक लागू है। भंडारण सुविधाओं का विकास करना, वेयर हाउस बनाना, कोल्ड चेन बनाना, मल्टी मॉडल पार्क बनाना, कंटेनर डिपो बनाना, ये सब इसके लक्ष्य में है। और निजी निवेश आकर्षित करना इन सब काम के लिए। फिर उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। 2022 की नीति है। मंजूरी कब मिली, 16 नवंबर 2022 को। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया था किसी में, एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स नीति वाला आया था, एक ये सौर ऊर्जा वाला, कि कब मंजूरी मिली है, कब से लागू है। 5 वर्षों तक। 5 वर्ष कब हो रहे हैं अगर देखो तो 2027 नवंबर में। यहाँ तक सरकार ने टारगेट रखा था कि हमें 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना है सौर ऊर्जा से। हालांकि अभी तक का अगर देखें तो केवल 3,000 मेगावाट ही क्षमता हमने विकसित की है, लेकिन लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी रखा गया था। तो 5 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी, 22,000 मेगावाट। इसको भी अलग से डिवाइड कर लिया था कि उसमें क्या है, सोलर पार्क से 14,000 मेगावाट, सोलर रूफटॉप जो टावर होते हैं जो व्यक्ति अपने निजी घरों पर लगवाते हैं, उससे 4500 मेगावाट, जो अन्य सोलर रूफटॉप होते हैं जो गैर आवासीय होते हैं, ठीक है, पार्क पर किसी कंपनी पर, ये वो कितने, 1500 मेगावाट। और PM कुसुम योजना होती है जिसमें सोलर पंप दिए जाते हैं और चीज़ें लगाई जाती हैं, वो 2000 मेगावाट।
उत्तर प्रदेश सरकार कितनी सब्सिडी देती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, खास तौर से किस वाले में, सूर्य घर में, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में। तो यूपी सरकार की सेम ही रहेगी, वो कोई भी योजना हो, कि 15,000 प्रति किलोवाट देते हैं, अधिकतम 2 किलोवाट तक देते हैं, तो अधिकतम देगा 30,000 रुपये अनुदान यूपी सरकार। फिर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति जारी की गई थी 2021 से 30 तक, टारगेट रखा था यूपी गवर्नमेंट ने कि हमें जनसंख्या कैसे कंट्रोल करनी है। और जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई 2021 को जारी हुई थी, 10 वर्षों तक के लिए है ना। इसके पहले सन 2000 में ये नीति आई थी यूपी की, तो 2000 के बाद 21 साल बाद ये नई नीति आ रही थी। इसमें क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ठीक है, जो दे रही है यूपी में, वो एवरेज होता है। तो 2026 तक 2.1 तक लाना था इसे, और 2030 तक 1.9 तक। अगर देखो ना 2.1 का जो होता है प्रतिशत, वो होता है रिप्लेसमेंट रेट, कि एक समय के बाद अगर ये हमने मेंटेन करके रखा ना, तो जितनी मृत्यु दर रहेगी उतनी ही जन्म दर बराबर आ जाती है, जनसंख्या स्थिर रहती है। केरल वगैरह में देखोगे 1.7 या उससे नीचे आ गए हैं। यूपी का 2.9 या 3 के आसपास है अभी, लेकिन हमें ये अर्जित करना है। हालांकि अभी हाल ही में कुछ सर्वे हुए, उसमें यूपी भी 2.0 के आसपास आ गया, कुछ सर्वे हुए, लेकिन प्रमाणिक सर्वे जो होते हैं वो अभी आने बाकी है ना। तो ये है, और 2030 तक 1.9 लाना है इसे। शिशु मृत्यु दर का टारगेट रखा है कि 32 प्रति 1000 2026 तक, और 22 प्रति 1000 2030 तक। शिशु मतलब 0 से 1 साल तक का। और 5 वर्ष तक के जो बाल मृत्यु दर है उसे हमें करनी है 2026 तक 35। वो भी कब, जब जीवित जन्म हो, है ना। जन्म अगर मृत जन्म हुआ तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। और 2030 तक 25 प्रति 1000। अगली नीति उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति। डेटा सेंटर बनते हैं जिसमें बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, क्लाउड स्टोरेज, जो भी इंटरनेट पे आप जो डाउनलोड करते हो, अपलोड करते हो, वो सब यहीं अपलोड होता है, जो मैसेज भेजते हो, ठीक है। तो ये डेटा सेंटर होते हैं, बहुत बिजली की खपत होती है, जगह चाहिए, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। यूपी ने अपना बनाया, यूपी ने बोला, पहले तो बोला था कि 3 बनाएंगे, फिर इसे संशोधित करके बोला नहीं, अब हम 8 का टारगेट रखेंगे, निजी निवेश चाहिए हमें, और 900 मेगावाट इनकी क्षमता होनी चाहिए, और कम से कम 30,000 करोड़ का निवेश होना चाहिए, तब इतना बन पाएगा। ये यूपी के टारगेट हैं। तो इसमें पहले जो थी उसमें संशोधन किया गया 2021 वाली नीति में, और 2022 में संशोधन हुआ, 3 नवंबर 2022 को ये मंजूरी मिली, 5 वर्ष तक लागू है। 30,000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य है, 8 डेटा सेंटर बनाने हैं, पहले 3 थे, और क्षमता कितनी, 900 मेगावाट। इसके लिए मंजूरी देनी है, जो भी परियोजना लगानी है, तो एक एकल खिड़की व्यवस्था चलती है उद्योग की। यूपी का जो उद्योग विभाग है उसका क्या नाम है, निवेश मित्र। अभी निवेश मित्र का 3.0 हाल ही में लॉन्च किया गया, ध्यान रखना, AI समर्थित है। और देश का सबसे ज़्यादा एकल खिड़की जो सफल है, सबसे ज़्यादा जिसने निपटारा किया है चीज़ों का, इनके पास केस है, 97% से भी ज़्यादा निपटारा दर है इसकी। आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 थी, इसमें संशोधन किया गया 3 नवंबर 2022 को। इसमें क्या है कि यूपी को जो राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग निकलती है ना, यूपी को टॉप 3 में लाना, पहला लक्ष्य। दूसरा, 100 इनक्यूबेटर्स बनाना, और कम से कम प्रत्येक जिले में एक तो इनक्यूबेटर होना चाहिए, यानी 75 जिले हैं, 75 इनक्यूबेटर तो एक एक जिले में, और टोटल मिला के 100 होने चाहिए। जो इनक्यूबेशन का टोटल एरिया है वो कम से कम 1 मिलियन वर्ग फुट का होना चाहिए, इतना विकसित करना है। और 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के अनुकूल वातावरण या इकोसिस्टम बनाना, ये भी लक्ष्य था। और पहले थे 3 उत्कृष्टता केंद्र, यहाँ पर भी बढ़ा के क्या कर दिए कि 8 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। आगे चलते हैं, हाँ ये लोअर PCS का बैच है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी भी ऐसे ही हो कि आपका काम सिर्फ पढ़ना हो, सारी चीज़ें, स्ट्रेटजी, टेस्ट, हर चीज़ मिल जाए, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करके पढ़ो, अगर सीरियस हो तो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। चीज़ें क्या क्या मिल जाएंगी, वो ये हैं, ठीक है, ऑल क्लासेज, ये सब चीज़ें। ज्वाइन कैसे करना है, वो ये प्रोसेस है। GS रिवॉल्यूशन प्ले स्टोर पर सर्च करो, डाउनलोड करो ऐप, लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद ऑल कोर्सेज का ऑप्शन आएगा, या स्टोर का, किसी में भी जाओ, कोर्स मिल जाएगा, वहीं से परचेज करके स्लिप इस नंबर पर भेज सकते हो। कोई प्रॉब्लम आ रही तो इसी नंबर पर टेलीग्राम कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं, बाकी शेयर जरूर करें। अगर आप नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो जो भी आपके टच में है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, बताएं उन तक।
फिर अगली नीति है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020। इसमें संशोधन हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक का निर्माण करना है। संशोधन को कब मंजूरी मिली? ये डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया था 16 नवंबर 2022 को। लक्ष्य क्या है कि 40,000 करोड़ तक का निवेश आकर्षित करना। 3 इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर। क्लस्टर क्या होते हैं? गुच्छे, मतलब ऐसी जगह जो बहुत सारे क्षेत्रों का एक मिला के गुच्छा बनाया जाए, उसे क्लस्टर बोलते हैं। इनकी स्थापना करना। 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना और 4 लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019। ये 2019 की है, इसमें अभी तक संशोधन मेरी नज़र में तो नहीं आया। मंजूरी कब मिली थी? 10 सितंबर 2019 को। लक्ष्य क्या है? 2024 तक कृषि निर्यात को दोगुना करना, ये लक्ष्य था। 2019 में अगर मैं बताऊं, ये एक समिति में नहीं थी, अशोक दलवाई समिति केंद्र सरकार ने बनवाई थी। इस समिति को टारगेट दिया गया था कि किसानों की आय 2024 तक दोगुनी कैसे करें, आप जाके हमें सजेशन दो। इन्होंने सजेशन दिए कि जो उत्पादन वाला एरिया है ना, वहाँ आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। जो भूमि का एरिया है, कि भूमि क्षेत्रफल जितना है सिंचित भूमि, उसमें भी बहुत कुछ कर नहीं सकते हो। ऑलरेडी चीज़ें हो रखी हैं, एक पेस से चल रही, पेस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। जो मेन एरिया है जहाँ पर आप काम कर सकते हो वो है विपणन वाला। विपणन में क्या आता है? भंडारण आ जाता है, परिवहन आ जाता है, बेचने मार्केट में सही दाम मिल जाए, खराब ना हो चीज़ें, ये सब यहाँ पे काम करो। सरकार को पता नहीं क्या लगा, खर्चीला लगा, क्या चीज़ें लगी, सरकार ने 2024 तक तो आय दोगुनी नहीं कर पाई और इसमें बोलना भी बंद कर दिया। या तो वो रुष्ट हो गए, किसानों के आंदोलन वगैरह हुए, कुछ भी हुआ है, बट सरकार इस पे बात नहीं कर रही। और 2024 से भी 2 साल और एक्स्ट्रा हो गए, कोई आय दोगुनी नहीं हुई है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016। इसमें संशोधन किया गया कब? 5 फरवरी 2020 को। हालांकि सोशल मीडिया नीति पिछली क्लास में पढ़ाई जा चुकी है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बस केवल डेट याद रखो। इसमें क्या है कि सरकार की जो नीतियां, जो काम हैं, योजनाएं हैं, इनका प्रचार प्रसार करना कहाँ से? वेबसाइट के माध्यम से। वेबसाइट पर इन्होंने कुछ रखे थे कि उन्हीं वेबसाइट को हम पैसा देंगे, या अलग अलग उनका वो बना दिया था कि जिनके पास कम से कम 2.5 लाख हिट हों संख्या। अब इसे कम करके केवल क्या कर दिया? 0.5 लाख हिट। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022। इसके पहले जो पर्यटन नीति लागू थी वो 2018 की थी। 5 साल तक वैलिड है, यानी कि नवंबर 2027 तक वैलिड रहेगी। 23 नवंबर 2022 को लागू हुई थी। इसमें पहला काम क्या किया गया? पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया। तो पर्यटन से संबंधित जो होटल वगैरह हैं वो भी उद्योग। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? उद्योग का दर्जा देने से लोन मिल जाता है, अन्य सुविधाएं मिल जाती हैं सरकारी जो मिलनी है, सब्सिडी वगैरह। उत्तर प्रदेश को 5 वर्षों में देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना, ये इसका लक्ष्य है, सबसे ज़्यादा। हालांकि अगर देखो तो देश में सबसे ज़्यादा पर्यटक पिछले साल कितने आए हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, 156 करोड़, जिसमें 66 करोड़ प्लस वो वाले हैं जो कुंभ में आए थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत आए हैं। देश की जनसंख्या से ज़्यादा केवल यूपी में आया है। 20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना लक्ष्य है और 10 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। अब कोई कहीं घूमने जाता है तो किसी ने चिप्स का पैकेट भी खरीदा तो वो एक रोजगार है, ऐसा मानना है हमारी सरकार का। फिर उत्तर प्रदेश खनन नीति 2017। मंजूरी कब मिली? 30 मई 2017 को। इसमें क्या है? खनन के क्षेत्र में यूपी में बहुत ज़्यादा खनिज है नहीं, छोटे मोटे खनिज हैं, थोड़ा सा चूना पत्थर वगैरह ये सब है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश का कुल राजस्व होता है, जो राजस्व प्राप्ति होती है, वो अगर देखें हम बजट में देखें तो 7.5 लाख करोड़ के आसपास। तो इस कुल राजस्व में जो खनन से प्राप्त होना चाहिए वो होता है 1.85% इसका, और सरकार का लक्ष्य कि इसे हम 3% तक ले जाएं अगले 5 वर्ष, बस यही है। यहाँ पर आज की क्लास समाप्त होती है। जितनी इंपॉर्टेंट नीतियाँ थी सारी हो गई हैं, बाकी आप लोग से ग्रुप में पूछा जाएगा, कुछ और इंपॉर्टेंट लगेगा तो ऐसे ही उस पर भी क्लासेज आ जाएंगी। पढ़ते रहो, शेयर जरूर करो। लास्ट के 20 दिन बचे हैं लेखपाल के लिए, बाकी लोअर वाले इनकी पढ़ाई 1 सवा महीने हो गई। ये भी बहुत मेहनत करें, ये लोअर वालों के लिए भी नीतियाँ इंपॉर्टेंट है, यही नीतियाँ ज़्यादा से ज़्यादा, ये क्या 2 और आएंगी एक्स्ट्रा जब आपका एग्जाम आएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।